कबालो केव इंसिडेंट। 5 फरवरी 1994 को 40 साल का लीलैंड स्मिथ एक यूथ ग्रुप के साथ कबालो केव ट्रिप पर गया, जो न्यू मैक्सिको में लोकेटेड थी। लीलैंड सिर्फ साथ नहीं जा रहा था, वो एक डेडिकेटेड वॉलंटियर था और एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी, जिसने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था। ट्रिप को एक्सपीरियंस केवर स्टीव पेयरमन लीड कर रहा था और ग्रुप में स्टूडेंट्स और कुछ एडल्ट वॉलंटियर्स भी थे। कबालो केव हमेशा से सेफ मानी जाती थी, खासकर बिगिनर्स के लिए। केव के अंदर और बाहर जाने का रूट नॉर्मल था, अच्छी तरह जाना पहचाना, और सैकड़ों लोगों ने बिना किसी प्रॉब्लम के इसे क्रॉस किया था। ग्रुप केव में घूमने के बाद अपनी ट्रिप रैप अप करने लगे और एंट्रेंस की तरफ वापस जाने लगे। बाहर जाने का रास्ता एक चिमनी से होकर जाता था, एक सीधी तंग सुरंग, जिसके अंदर बड़े पत्थर और टूटे हुए चट्टान के टुकड़े फंसे हुए थे। चिमनी के ऊपरी हिस्से में एक ढलान वाली स्लैब थी, जो डीली और टूटी फूटी थी, लेकिन वही रास्ते का हिस्सा बन गई थी। स्टीव और कुछ स्टूडेंट्स पहले ही ऊपर पहुंच चुके थे और वेट कर रहे थे। लीलैंड बचे हुए स्टूडेंट्स में से एक को स्लैब को पार कराने में हेल्प कर रहा था। ऐसी जगह पर बच्चे उस पर रिलाई कर रहे थे। जैसे ही उसने स्टूडेंट को पार कराया, अचानक से कुछ भयानक हो गया। स्लैब का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया। लीलैंड को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और वो भारी चट्टान, जो वजन में कई 100 किलो तक भारी थी, उसके ऊपर गिर गई और उसे उस पतली चिमनी में फंसा दिया। फिर उस स्लैब का एक और हिस्सा भी टूट गया और सीधा उसके ऊपर गिर गया। सब कुछ एक झटके में हो गया। स्टीव और उसका एक और साथी क्रैश की आवाज सुनकर चिमनी के नीचे दौड़ते हुए आए। जो उन्होंने देखा वो भयानक था। लीलैंड स्लैब्स के नीचे दबा हुआ था, बिना किसी मूवमेंट के। उसे बेहद खतरनाक इंजरीज हुई थीं और उसके लेग्स, स्पाइन और नेक में कई फ्रैक्चर्स भी हुए थे। वो ऑलरेडी मर चुका था। वो उन भारी रॉक्स को मूव करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो पत्थर दरार में काफी अंदर तक घुस गए थे और इतने टाइटली जैम हो गए थे कि उन्हें जरा भी मूव करना इम्पॉसिबल था। ग्रुप डरा और सहमा केव से बाहर निकल गया और मदद के लिए कॉल किया। अगले दिन एक स्पेशलाइज्ड टीम बॉडी रिकवरी ऑपरेशन के लिए वापस आई। साइट अनस्टेबल थी और उसे सपोर्ट देने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करने पड़े ताकि बाकी स्लैब्स गिर न जाएं। रेस्क्यूअर्स ने देखा कि जिस स्लैब के नीचे लीलैंड दबा पड़ा था, वो एक पतली मिनरल लेयर से चिपकी हुई थी, जो देखने में तो स्टेबल लग रही थी पर असल में सिर्फ स्टेबिलिटी का इल्यूजन दे रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो असल में नाजुक है, क्योंकि देखने में वो सॉलिड लग रही थी। फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। लीलैंड, जो पहले एक पुलिस ऑफिसर था, अपने साथ एक सेमी ऑटोमेटिक गन कैरी किया हुआ था। वो पूरी तरह से लोडेड थी। कोई भी रेस्क्यूअर रॉक या बॉडी को मूव नहीं कर सकता था जब तक एक पुलिस ऑफिसर चिमने में जाकर गन सेफली रिमूव न कर दे। ऑपरेशन चालू होने के बाद रेस्क्यूअर्स ने धीरे धीरे मलबा हटाना शुरू किया। इसमें घंटों बीत गए। एक पॉइंट पर अचानक से एक और स्लैब ढीली हो गई और एक टीम मेंबर पर गिर गई। किस्मत से उस रेस्क्यूअर को सिर्फ हल्की फुल्की चोट ही लगी। एक पूरा दिन का काम करने के बाद लीलैंड की बॉडी को आखिरकार स्लैब के नीचे से फ्री किया गया और केव से बाहर निकाला गया। जिस स्लैब ने उसे मार दिया था, वो एक ऐसे रास्ते पर थी जो नए केवर्स सालों से यूज कर रहे थे। किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसे कोलैप्स हो सकती थी। बैंशी होल इंसिडेंट। नवंबर 1992 में 4 लोग बैंशी होल में उतरे, एक रिमोट वर्टिकल केव जो यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न टेनेसी एरिया के घने जंगलों में छुपी हुई थी। ये केव अपने 95 फुट की सीधी वर्टिकल एंट्रेंस के लिए मशहूर थी, जो नीचे जाकर टेढ़े मेढ़े तंग पैसेजेस और छोटे चेंबर्स में बदल जाती थी। ये दुनिया की सबसे डेंजरस केव्स में से नहीं थी, लेकिन बिगिनर्स के लिए सूटेबल भी नहीं थी। उन चारों में से एक आदमी, जिसे रिपोर्ट्स में सिर्फ द विक्टिम के नाम से रेफर किया गया, कभी वर्टिकल केव में नहीं गया था। उसका एक्सपीरियंस ज्यादातर किताबों से सीखने और प्रैक्टिस करने तक ही लिमिटेड था, वो भी ज्यादातर पेड़ों पर रस्सी बांधकर। उसने अभी-अभी केविंग के लिए कुछ बेसिक गियर्स खरीदे थे और अब वो सचमुच में केव एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उत्सुक था। कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। वो सबसे पहले नीचे उतरने के लिए खुद ही आगे आया। दूसरों की मदद से उसने अपना हार्नेस उस फिक्स्ड रोप से जोड़ा जो एंट्रेंस के ऊपर लगी हुई थी, और फिर धीरे उस सीधी सुरंग में नीचे उतरने लगा। एक-एक करके बाकी ग्रुप के मेंबर्स ने भी उसका पीछा किया और लगभग 100 फीट जमीन के अंदर उतर गए। ग्रुप ने केव के अंदर के रास्ते एक्सप्लोर किए, धीरे धीरे क्रॉल करते हुए और टेढ़े मेढ़े मोड़ों में से गुजरते हुए, जब तक वो एक बड़े अनफेमिलियर चेंबर तक नहीं पहुंच गए। एक कोने में उन्होंने एक छोटी सी हिडन टनल देखी, जो पत्थरों की लेयर से आधी ढकी हुई थी। वो टनल देखने से लग रही थी जैसे अब तक किसी ने एक्सप्लोर ही न की हो, लेकिन बाहर रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वापस लौटने का टाइम आ गया था। केव से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वही सीधी सुरंग जिससे वो अंदर आए थे। रोप पर ज्यादा वजन न पड़े, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी बाहर चढ़ेगा। फिर से ग्रुप का सबसे इनएक्सपीरियंस्ड मेंबर पहले जाने के लिए खुद आगे बढ़ा।
उसका क्लाइंबिंग सेटअप काफी रिस्की था। उसने एक मजबूत नायलॉन बेल्ट से चेस्ट हार्नेस बनाया था, जो उसके अपर बॉडी पर कस के बंधा हुआ था। उसके पास कोई सीट हर्सनेस नहीं था जो उसके बॉडी के वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसने दो मैकेनिकल एस्केंडर यूज की, जिन्हें जूमार्स कहते हैं, और उनके साथ फुट स्लिंग्स लगाए ताकि वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ सके। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने नायलॉन बेल्ट को बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के सीधा रोप के साथ एक कैराबिनर लगाकर जोड़ दिया था। मतलब उसके बॉडी वेट का पूरा प्रेशर सीधा उसके चेस्ट पर पड़ने वाला था। शुरुआत में उसने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। ग्रुप ने देखा जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, उसकी हेडलैम्प की रोशनी धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। लेकिन ऊपर से सिर्फ 10 फीट दूर उसे एक प्रॉब्लम आ गई। सरफेस के पास एक जगह थी जिसे लिप कहते हैं, एक नुकीला किनारा जहां से केव बाहर की तरफ निकली हुई थी। इसे क्रॉस करने के लिए क्लाइंबर्स को अपने आप को ऊपर खींचना पड़ता था, जिसमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और प्रॉपर गियर दोनों की जरूरत पड़ती थी। सीट हार्नेस के बिना हर मूवमेंट के साथ उसका बनाया हुआ चेस्ट बेल्ट और ज्यादा टाइट होता जा रहा था। वो न सांस ले पा रहा था, न ही अपनी पोजीशन बदल पा रहा था। वो पूरी तरह से फंस गया था। नीचे खड़े ग्रुप को तब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ जब उन्होंने ऊपर से उसकी तेज और हल्की सांस लेने की आवाज केव में गूंजती हुई सुनी। दो केवर्स तुरंत ऊपर चढ़ने लगे मदद करने के लिए। एक ने नीचे से उसे धक्का देने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने उसकी बेल्ट ठीक करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हार्नेस और ज्यादा कस गया। एक केवर तुरंत बाहर निकला हेल्प लाने के लिए। करीब 40 मिनट बाद रेस्क्यू टीम स्पॉट पर पहुंच गई। एक रेस्क्यू टीम रोप से नीचे आई और एक पुली सिस्टम लगाया ताकि उसे आखिरी कुछ फुट ऊपर खींच सकें। जैसे ही उन्होंने उसका शरीर लिप के ऊपर खींचकर निकाला, वो बिल्कुल बेजान पड़ा गया। तुरंत सीपीआर शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कार्डियक अरेस्ट में जा चुका था, शायद पोजिशनल एस्फिक्सिया की वजह से, क्योंकि उसके लंग्स चेस्ट बेल्ट के प्रेशर से लंबे समय तक लटके रहने के दौरान कंप्रेस हो गए थे। रात को करीब 1:50 पर उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। एलिसन्स केव ट्रेजेडी। 10 स्टूडेंट्स, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से थे, और उन्होंने एक केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इस ट्रिप को प्लान 20 साल के ग्रांट लाकनबाश ने किया था, जो अगले हफ्ते अपना जन्मदिन मनाने वाला था। ग्रांट, माइकल और कुछ और स्टूडेंट्स पहले भी कैविंग कर चुके थे। उनके लिए यह सिर्फ एक और एडवेंचर था। 12 फरवरी 2011 को उन्होंने एलिसन्स केव एक्सप्लोर करने का फैसला किया। एक ऐसी केव जो 1000 फीट से भी ज्यादा गहरी है और वॉकर काउंटी के पिजन माउंटेन के अंदर छुपी हुई है, जो अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में है। ये केव अमेरिका की 12वीं सबसे गहरी केव मानी जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस केव में यूएस की सबसे गहरी वर्टिकल सुरंग थी, जिसे फैंटास्टिक पिट के नाम से जाना जाता है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना ज्यादा ऊंची है। वहां तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स ने एक दिन पहले 400 मील यानी लगभग 640 किलोमीटर का सफर तय किया था। वो दोपहर तक जॉर्जिया पहुंचे और एक होटल में रुक गए, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया के पास था, वही जगह जहां पियोन माउंटेन है। अगले दिन सुबह सब लोग एक्साइटमेंट के साथ उठ गए और क्लाइंब के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने सिंपल कपड़े पहने और केविंग का जरूरी सामान जैसे हेडलैम्प्स, हेलमेट्स और रोप्स अपनी गाड़ियों में पैक किया। लेकिन उन्होंने अपने फोन होटल में छोड़ दिए, एक निर्णय जिसका उन्हें बाद में पछतावा होने वाला था। जैसे ग्रुप माउंटेन पर चढ़ रहा था, ठंड और तेज होती जा रही थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि उन्हें थोड़े गर्म कपड़े लाने चाहिए थे। लगभग 1 घंटे तक हाइकिंग करने के बाद ग्रुप एक पतली सी ओपनिंग के पास पहुंचा, जिसके किनारे काफी खुरदुरे थे। वो इतनी छोटी थी कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान उसमें से निकल सकता था। वो अंदर तक देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अंधेरा जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। एक एक करके सब केव के अंदर एंटर कर गए और गहरे अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। सिर्फ उनके हेडलैम्प्स की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। अंदर केव की खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गए, लेकिन ठंड अब भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। गर्मियों के मौसम में केव का पानी लगभग 56 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 10 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सर्दी में वो और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोर करके वापस चले जाएंगे। कोई भी उस बर्फ जैसे पानी में घुसना नहीं चाहता था, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। उनमें से एक स्टूडेंट का बैकपैक एक सीधी गहरी सुरंग में गिर गया, जिसे वार्म अप पिट कहते हैं। ये फैंटास्टिक पिट जितनी गहरी नहीं थी, लगभग 125 फुट के आसपास, लेकिन फिर भी वो जगह बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उस सुरंग के अंदर तापमान और भी ज्यादा कम था, एक तेज गिरते हुए वाटरफॉल की वजह से। खतरे का अंदाजा सबको था, लेकिन बैकपैक में कुछ ऐसी चीजें थीं जो वापस लाना जरूरी थीं। सबको लगा ये बस एक इजी सा काम होगा, बैग उठाओ और वापस आ जाओ। ग्रांट, जो ग्रुप का लीडर था, बिना झिझक नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। बाकी सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला।
दोस्तों ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और छोटी सी स्माइल के साथ गुड लक कहा। धीरे धीरे ग्रांट रोप से गड्ढे के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे और नीचे वाटरफॉल की आवाज भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ग्रांट अभी भी ऊपर से अपने दोस्तों की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो आधा रास्ता नीचे उतर चुका था, तभी एक हादसा हो गया। थोड़ा और नीचे जाते ही वो सीधा वाटरफॉल के सामने आ गया। तेज ठंड से कांपते हुए उसने बर्फ जैसे पानी से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने अपने हार्नेस और रोप से एक अचानक झटके की आवाज सुनी। वो रुक गया, समझ नहीं पा रहा था क्या करे। घबराहट में उसने अपनी पोजीशन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन रस्सी उसके शरीर के चारों ओर और उलझ गई। आखिरकार बर्फ जैसे पानी ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीखें गिरते पानी के शोर और कांपते हुए दांतों की आवाज में दब गईं। उसके दोस्तों ने उसे हल्की सी सुना और तुरंत वापस चिल्लाकर जवाब दिया। माइकल ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने वही रोप अपने हार्नेस से बांधी और तुरंत नीचे उतरने लगा, ग्रांट की मदद के लिए। माइकल मुश्किल से ग्रांट तक पहुंच गया। ग्रांट बेहोशी की हालत में था, कांपते हुए बस थोड़ा बहुत ही हिल पा रहा था। माइकल ने ऊपर वालों को जोर से चिल्लाकर बताया कि सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो खुद भी रस्सी में उलझ गया। वो भी अब तक उस बर्फीली वाटरफॉल में पूरी तरह भीग चुका था। अब दोनों एक साथ वहां फंस गए थे। ये सुनते ही ऊपर ग्रुप पैनिक करने लगा। कुछ लोग नीचे तक आवाज लगाते रहे, जबकि बाकी लोग माउंटेन से उतरकर मदद लाने दौड़े। 30 मिनट से भी कम समय में वो लोग अपनी कार तक पहुंच गए, फोन्स निकाले और तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया। तब टाइम था दोपहर के 2:19। केव के अंदर ग्रांट और माइकल की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। ग्रुप उनसे लगातार बात करता रहा, उन्हें हिम्मत देता रहा, उनके लिए प्रार्थना करता रहा ताकि वो होश में बने रहें। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे उनके शरीर की सारी एनर्जी खत्म होने लगी। उनके दिल की धड़कनें धीमी पड़ गईं और सांस लेना मुश्किल होता गया। लगभग 30 मिनट बाद उनकी आवाज बिल्कुल चुप हो गई। ऊपर खड़े उनके दोस्त बस अंधेरे में उसी डायरेक्शन में देखते रहे जहां से उनके दोस्तों की आवाज आना बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। टीम के कुछ मेंबर्स ने ऊपर खड़े स्टूडेंट्स का ख्याल रखा, जबकि बाकी नीचे पिट में उतर गए। शाम के लगभग 3:30 बजे वो ग्रांट और माइकल तक पहुंच गए। दोनों बेजान रस्सी से लटके हुए थे। उन्होंने पल्सेस चेक की, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें।